हेलो प्यारे बच्चों, आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। करियर इन्फिनिटी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई सेल्फ इज अविनाश शर्मा। तो बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी इन वन शॉट में नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो आज का अपना टॉपिक है नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, दैट मीन्स नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग विच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी। तो आज हम लोग एक शॉट में इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए, नर्वस सिस्टम को हम दो भागों में बांट सकते हैं। नर्वस सिस्टम को हम दो भागों में इस तरह से बांट सकते हैं कि एक जो हमारे सेंटर से पास होगा उसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से जहां से जुड़ता है उस होल को बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। याद रखिएगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ने वाला जो होल होता है, जो गड्ढा होता है, उसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ मैग्नम। ठीक है, तो एक हो गया हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच इंक्लूड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और जो इनको जोड़ेगा उसका नाम है फोरामेन ऑफ मैग्नम। दूसरा होता है पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो भी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से नर्व निकलेंगी वो सारी आ जाएंगी। जो भी नर्व हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलती हैं वो सारी इसमें आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल देखो, जो ब्रेन से नर्व निकली वो उन्हें बोलेंगे क्रेनियल नर्व, और जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व निकल रही हैं उनको बोलेंगे स्पाइनल नर्व। तो इट इंक्लूड्स क्रेनियल नर्व विच इज 12 पेयर और स्पाइनल नर्व विच इज 31 पेयर इन ह्यूमन बीइंग। नर्वस सिस्टम ऑफ पीएनएस को हम दो और भागों में बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नर्व फाइबर। देखो बेटा, जैसे ही कोई भी नर्व अगर यहां से इंपल्स को ले जा रही है ब्रेन की तरफ या सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ ले जाए तो उसको बोलते हैं सेंसरी नर्व या एफरेंट फाइबर। सेंसरी नर्व या एफरेंट फाइबर, देखो इसी को सेंसरी भी बोलेंगे, इसी को सेंसरी भी कहते हैं। तो सेंसरी फाइबर या फिर एफरेंट फाइबर, इसका काम होता है ट्रांसमिट्स इंपल्स फ्रॉम टिश्यू या ऑर्गन टू सीएनएस। मैंने बोला था ना, फ्रॉम टिश्यू टू सीएनएस। और अगर इसका उल्टा कर दें, जब ये रिस्पॉन्स भेजेगा तो इफरेंट नर्व द्वारा ये टिश्यू या ऑर्गन तक वापस आ जाएगा, तो इसको बोलिएगा इफरेंट नर्व। तो इफरेंट या मोटर फाइबर, इसका काम होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिस्पॉन्स को टिश्यू या ऑर्गन तक वापस लाना। यहाँ पे एक हिंट दे देते हैं बेटा, यहाँ का हिंट है सेम का मतलब सेंसरी को ही एफरेंट फाइबर को कहते हैं और मोटर को ही इफरेंट फाइबर कहते हैं। जो संवेदना टिश्यू से ब्रेन की तरफ ले जाएगा उसे सेंसरी, और जो वापस ले जाएगा उसे मोटर। ठीक है, फिर पीएनएस को दो और डिविजन्स में एनसीईआरटी ने बांटा है। एक को बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक को बोलते हैं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो होता है जिसमें रिले या इंपल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटल मसल की तरफ आएगा। फिर से सुन लीजिए, सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो होता है जिसमें कोई भी इंपल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटल मसल तक आएगा, उसको बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। स्केलेटल मसल मतलब वॉलेंट्री मसल, यानी जो भी हमारी ऐच्छिक पेशियां हैं या जो भी हमारी इच्छा से कंट्रोल होंगी उन मसल्स में जब इंपल्स आएगा तो इसको बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और अगर यहाँ पे स्केलेटल मसल की जगह हम इनवॉलेंट्री मसल या स्मूथ मसल बोल दें तो फिर आंसर आ जाएगा हमारा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। मतलब देख लीजिए क्या लिखा हुआ है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में। इसमें लिखा हुआ है इंपल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इनवॉलेंट्री ऑर्गन या स्मूथ मसल। अगर इनवॉलेंट्री ऑर्गन या स्मूथ मसल तक आएगा तो ऑटोनॉमस, और अगर यही वॉलेंट्री मसल या स्केलेटल मसल तक आएगा तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन में दो पार्ट होते हैं, एनसीईआरटी में फिगर दिया हुआ है। एक होता है न्यूरॉन्स में वैसे तो दो भाग होते हैं लेकिन इसमें तीन भाग इसलिए दिए क्योंकि एक है सेल बॉडी और उसी से निकलता है जो प्रोसेस उसको बोलते हैं डेंड्राइट्स, और एक लंबा सा एक्सॉन होता है। तो टोटली तीन भाग हो गए। सेल बॉडी क्या कहलाता है? एक्चुअली ये मेन सेल होती है इसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा, सारे सेल ऑर्गेनेली होंगे और निसल्स ग्रेन्यूल होगा। ठीक है, डेंड्राइट्स जो होता है ये छोटे छोटे फाइबर होते हैं और इनमें बार बार ब्रांचेस निकलती रहती है, ये सेल के बाहर निकलते हैं। ठीक है, इनमें भी निसल्स ग्रेन्यूल पाया जाएगा, और निसल्स ग्रेन्यूल जो होता है ये फ्री आरएनए और बने होते हैं, ये फ्री आरएनए और एमआरएनए के बने होते हैं। फ्री राइबोसोम और एमआरएनए ये इनके बने होते हैं। तो यानी फ्री आरएनए यानी एमआरएनए और राइबोसोम के बने होते हैं, और इनका काम होता है न्यूक्लियोप्रोटीन बनाना। मतलब या ये क्या करते हैं, ये न्यूरॉन का न्यूरोप्रोटीन बनाएंगे जो कि न्यूक्लियस के पास बनेगा। एक्सॉन जो होता है ये सिंगल होता है, लॉन्ग फाइबर होता है, ब्रांच्ड एट डिस्टल एंड, यानी देखिए ये साइटोन हो गया, ये यहाँ से जो शाखाएं निकल रही हैं इनको डेंड्राइट्स कह दिया।
ठीक है, ये यहाँ से जो लंबा फाइबर निकला उसको एक्सॉन कह दिया, और ये आगे चल के ब्रांच्ड हो जाता है। ठीक है, डिस्टल एंड पे या प्रॉक्सिमल एंड पे, तो डिस्टल एंड पे ब्रांच्ड होता है। अच्छा, न्यूरॉन्स कई प्रकार की होती है। मल्टीपोलर क्या होती हैं? जिसमें कई सारे डेंड्राइट्स, एक साइटोन और एक एक्सॉन पाए जाए, उनको बोलते हैं मल्टीपोलर। ऐसा होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। तो देखो लिखा है 1 एक्सॉन और एक से ज्यादा डेंड्राइट्स पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए एक से ज्यादा डेंड्राइट्स पाए जा रहे हैं और एक एक्सॉन होगा, और साइटोन तो होना तय है, और ऐसा पाया जाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। यदि एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट्स हो, जैसे ये देखिए एक एक्सॉन निकला और एक डेंड्राइट्स है, एक डेंड्राइट्स है एक एक्सॉन है, तब इसको बोलते हैं हम लोग बाइपोलर। ये पाया जाता है रेटिना ऑफ आई में। और यूनिपोलर क्या होता है? यदि साइटोन हो और एक्सॉन हो लेकिन डेंड्राइट्स ना पाई जाए, देखिए ऊपर एक भी डेंड्राइट्स राइज नहीं हो रही है, तब इसको बोलते हैं हम लोग क्या? यूनिपोलर। यानी सेल बॉडी विद एक्सॉन ओनली, देयर इज नो डेंड्राइट्स, ऐसा पाया जाएगा हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में, हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में पाया जाएगा। अब कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स अलोंग एक्सॉन, मतलब नर्व इंपल्स एक्सॉन के अलोंग कैसे जाती है, इसके लिए जिम्मेदार होते हैं आयन चैनल्स। इसके लिए क्या जिम्मेदार होते हैं? आयन चैनल्स और सोडियम पोटेशियम पंप। तो देखिए क्या लिखा है, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स अलोंग द एक्सॉन। तो सबसे पहले पोलराइज मेम्ब्रेन या रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होता है? देखो ये वो अवस्था है जिसमें एक्सॉन के चारों तरफ कोई भी काम नहीं हो रहा है, ये रेस्ट अवस्था में है। यानी रेस्टिंग फेज तब बोलते हैं जब न्यूरॉन कोई भी इंपल्स को कंडक्ट नहीं कर रहा है। इस समय जो मेम्ब्रेन होगी वो पोलराइज होगी। पोलराइज का मतलब होता है इसके बाहर की तरफ प्लस चार्ज और अंदर की तरफ माइनस चार्ज होगा, और इस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा आयन का अक्रॉस द एक्सॉन मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं आरएमपी, यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो कि -70 मिली वोल्ट का होता है, और हमेशा पोटेंशियल अंदर से देखा जाता है, इसलिए -70 मिली वोल्ट का होगा। तो बताइए जब भी कोई भी इंपल्स हमारी नर्व में नहीं आती है तो बाहर की तरफ कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव, अंदर की तरफ निगेटिव, और हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस कहां से देखते हैं? अंदर की तरफ। तो कितना होगा? -70 मिली वोल्ट। इसे बोलेंगे क्या? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इस समय कोई भी इंपल्स कंडक्शन नहीं हो रहा होगा। आगे चलते हैं, यानी रेस्ट स्टेज में एक्सोप्लाज्म इनसाइड द एक्सॉन कंटेन हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ K+ आयन, मतलब अंदर K+ आयन की सांद्रता ज्यादा है, सोडियम की सांद्रता कम है, और निगेटिव प्रोटीन, निगेटिव वाली वो भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। जबकि बाहर की तरफ सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा है, सोडियम मोर है और पोटेशियम लेस है। तो उल्टा है बेटा, अंदर की तरफ पोटेशियम आयन ज्यादा है, देख लीजिए, और सोडियम आयन कम है, और प्रोटीन कौन सी वाली प्रोटीन? निगेटिव वाली, वो भी बहुत ज्यादा है। बाहर की तरफ आयंस बिल्कुल उल्टे हैं, K+ आयन की मात्रा बहुत कम है, सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो पढ़ के देखिए, रेस्ट स्टेज में एक्सोप्लाज्म के अंदर की तरफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन एंड लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन, ये बात कह दी। फिर उन्होंने बोला बाहर की तरफ उल्टा है, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन एंड हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन, ये देखिए हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन एंड लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन। इसका परिणाम ये होगा कि बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और अंदर के सरफेस पे निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और इस समय जो चार्जेस का डिफरेंस है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डिफरेंस है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन, वही कहलाएगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, या फिर बोल सकते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां तक क्लियर हो गया बेटा? अब जब भी कोई इंपल्स आती है तो उस समय इसको रेस्ट अवस्था से एक्शन अवस्था में आना पड़ता है। ये कब होगा? देखिए जब भी किसी पॉइंट को आप नर्व के पॉइंट को स्टिमुलेट करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे पिन चुभ होया, तो क्या हो जाएगा? पिन चुभ होने से क्या होगा? ये नर्व फाइबर स्टिमुलेट हो जाएंगे। कैसे स्टिमुलेट हो जाएंगे? इनका जो परमेबिलिटी ऑफ सोडियम आयन है वो बढ़ जाएगा काफी तेजी से, मतलब सोडियम आयन के लिए अब ये मेम्ब्रेन परमेबल हो जाएंगी। अब सोडियम आयन किधर ज्यादा था? बाहर की तरफ, तो किधर आने लगेगा? अंदर की तरफ, क्योंकि डिफ्यूजन हमेशा होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लेकर के लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो बताइए सोडियम आयन जनरली इंक्रीज्ड एट द पॉइंट ऑफ स्टिमुलस, मतलब जिस पॉइंट पे आप पिन चुभोते या हैं या फिर इंपल्स स्टिमुलस देते हैं, उस समय यहाँ का सोडियम आयन की जो गेट है वो खुल जाते हैं, और इस वजह से सोडियम आयन तेजी से बाहर से अंदर प्रवेश कर जाता है, यानी देयर इज रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। इन्फ्लक्स मतलब अंदर आना, इसलिए पोलैरिटी अब रिवर्स हो जाती है। अभी तक पोलैरिटी बाहर
प्लस थी, अब हो जाएगी माइनस और अंदर हो जाएगी प्लस, और हमेशा अंदर से देखते हैं तो प्लस 30 मिली वोल्ट का होगा। और इस समय मेम्ब्रेन पोटेंशियल को एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल या एक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है नाउ द मेम्ब्रेन इज सेट टू बी डीपोलराइज। अब मेम्ब्रेन पोलराइज का उल्टा डीपोलराइज हो गई, और इस समय जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस द एक्सॉन प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो कहलाएगा एक्शन पोटेंशियल या एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इनफैक्ट इसी को बोलते हैं नर्व इंपल्स, यानी जब स्टिमुलस का पता चल जाए, तो जब पोलैरिटी बदल जाए, तो इस समय एक्शन पोटेंशियल को नर्व इंपल्स भी बोलते हैं। और डीपोलराइजेशन बहुत तेजी से होता है ताकि तेजी से संवेदना आगे बढ़ जाए, ताकि नर्व इंपल्स आगे बढ़ जाए इंटायर लेंथ ऑफ एक्सॉन इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, ताकि क्षण भर में ही ये संवेदना आगे बढ़ जाए और हमारे ब्रेन को पता लग जाए कि किस प्रकार का चेंज हुआ है। ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स एट साइनेप्स। साइनेप्स क्या होती है बेटा? साइनेप्स ये होती है जब एक नर्व यानी एक्सॉन का एंड और दूसरी नर्व का इनिशियल पार्ट यानी डेंड्राइट्स का फर्स्ट पार्ट जब मिलता है किसी गैप पे, तो वहां बन जाता है साइनेप्स। और साइनेप्स में एक तो गैप होता है जिसको बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट, और एक होता है प्री सिनेप्टिक नर्व फाइबर, और एक होता है पोस्ट सिनेप्टिक नर्व फाइबर। एक्सॉन के एंड को क्या बोलेंगे? प्री सिनेप्टिक नर्व फाइबर, जबकि डेंड्राइट्स के एंड को क्या बोलेंगे? पोस्ट सिनेप्टिक नर्व फाइबर। बीच में क्या होगा? सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तीनों को मिला लो, साइनेप्स बन जाएगा। लिखा हुआ है हेयर इलेक्ट्रिक साइनेप्स क्या होते हैं? जब प्री और पोस्ट काफी क्लोजली प्रेजेंट हो, जब प्री और पोस्ट सिनेप्टिक नर्व फाइबर बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी पे प्रेजेंट हो, तो ये यहाँ पे क्या होगा? कोई गैप नहीं होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट बिल्कुल वैसे ही चली आएगी जैसे अभी तक नर्व के अंदर जा रही थी, बिल्कुल वैसे ही। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू द अदर अक्रॉस दीज साइनेप्स लाइक इंपल्स कंडक्शन अलोंग ए सिंगल एक्सॉन। जिस प्रकार सिंगल एक्सॉन में इंपल्स कंडक्शन हो रही थी इलेक्ट्रिसिटी के रूप में, सेम उसी प्रकार यहां पर भी इंपल्स कंडक्शन होगी, क्योंकि प्री और पोस्ट काफी क्लोजली थे, बिल्कुल जुड़े हुए थे, उनके बीच कोई गैप नहीं था। ये बहुत फास्ट होगी कि बहुत स्लो? तो ये बहुत फास्ट होगी, और इलेक्ट्रिक साइनेप्स बड़े रेयर होते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, जबकि ये वाले जो होते हैं ये स्लो काम करते हैं केमिकल साइनेप्स, और बड़े कॉमन होते हैं, याद रखिएगा, एनसीईआरटी की लाइन है। केमिकल साइनेप्स क्या होते हैं? केमिकल साइनेप्स में प्री और पोस्ट देखिए गैप पे प्रेजेंट है, इस गैप को सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। यहां पर क्या होते हैं? यहां पर कुछ वेसिकल्स होते हैं जिनके अंदर भरा होता है न्यूरोट्रांसमीटर, और ये न्यूरोट्रांसमीटर जब यहाँ से रिलीज होते हैं तो फिर गैप में आते हैं, और यहाँ इनको रिसेप्टर प्रोटीन इनको पकड़ लेती है, पकड़ने के बाद फिर इंपल्स आगे चली जाती है। तो क्या लिखा हुआ है? हियर द प्री एंड पोस्ट न्यूरॉन सेपरेटेड बाय द फ्लूइड फिल्ड स्पेस कॉल्ड सिनेप्टिक क्लेफ्ट। यानी यहाँ एक फ्लूइड भरा हुआ है, फ्लूइड का नाम है न्यूरोट्रांसमीटर, और जो यहाँ भरा होता है, और इस स्पेस को सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। इसी कारण यहाँ पे केमिकल साइनेप्स वर्ड आया है। न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है वो इंपल्स को आगे ले जाते हैं। क्या लिखा हुआ है? जैसे ही कोई इंपल्स आती है एक्सॉन के एंड पर, तो देखो उनके अंदर जो सिनेप्टिक वेसिकल प्रेजेंट थे जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरा था वो फट जाते हैं। फटते ही न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होकर के सिनेप्टिक क्लेफ्ट में चले आते हैं। पहले इतना पढ़िए, जैसे ही कोई इंपल्स पहुंचती है एक्सॉन के टर्मिनल पर, तो फिर यहाँ पर क्या होने लगता है? सिनेप्टिक वेसिकल जो है वो मेम्ब्रेन की तरफ चले आते हैं, और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर जाते हैं, जिससे न्यूरोट्रांसमीटर निकल के सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाता है। अब ये केमिकल रिसेप्टर प्रोटीन द्वारा बांध लिए जाते हैं। रिसेप्टर प्रोटीन कहाँ पे था? याद करो, पोस्ट सिनेप्टिक में बताया था कि प्री सिनेप्टिक में, तो पोस्ट सिनेप्टिक में था, यानी डेंड्राइट्स पे। पोस्ट सिनेप्टिक में ये प्रेजेंट ऑन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, एंड दीज देयर बाइंडिंग ओपन द आयन चैनल। अब यहाँ सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं, यहाँ आयन चैनल लिखा है बट उसका नाम मैं बता दूं, सोडियम का चैनल ओपन हो जाता है। और आपको पता ही, जैसे ही सोडियम का अंदर एंट्री होगा तुरंत डीपोलराइजेशन हो जाएगा और नया पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में। यानी पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में नया इंपल्स जनरेट हो गया, मतलब नया डीपोलराइजेशन हो गया, मतलब नया नर्व इंपल्स आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। हम लोगों के ब्रेन जो है, हमारे ह्यूमन ब्रेन का मेजर पार्ट होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेजर पार्ट है, और ब्रेन काफी विकसित होता है, विच इज वेल प्रोटेक्टेड बाय स्कल। वैसे देखिए बाहर से वेल प्रोटेक्टेड है स्कल द्वारा, और अंदर की तरफ 3 कवरिंग है, इनको बोलते हैं क्रैनियल मेनिंजिस या ब्रेन कवरिंग।
और इसके फार्मूला है पैड, अंदर से आइए बाहर की तरफ पैड होगा, तो पहले अंदर वाला पाया मैटर, बीच वाला एरेक्नाइड और सबसे बाहर वाला ड्यूरा मैटर। तो ये आउटर हो गया, ये मिडिल हो गया और ये इनर हो गया, और ये ब्रेन के कांटेक्ट में रहता है, मतलब ब्रेन के ऊपर की तरफ मढ़ा रहेगा। आई मीन टू से कि ये लैमिनेटेड होता है और ये हाईली वेस्कुलराइज होता है, इसीलिए ब्रेन को वेस्कुलर सप्लाई यही देता है, ठीक है। और पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन में पहला भाग होता है फोर ब्रेन, इसमें एनसीईआरटी में 3 चीजें दी हैं। सेरिब्रम, ये जो हमारा ब्रेन का सबसे विकसित भाग है, इसका नाम होता है सेरिब्रम, लेकिन ये 2 हाफ का बना होता है, इसलिए इसको बोलते हैं लेफ्ट सेरिब्रम हेमिस्फीयर और राइट सेरिब्रम हेमिस्फीयर। अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिर देखिए दूसरा भाग होता है थैलमस, और थैलमस के नीचे के भाग को हाइपोथैलमस कहते हैं। तो 3 भाग फोर ब्रेन में हो गए। मिड ब्रेन में अभी हम लोग पढ़ेंगे 4 गोल स्ट्रक्चर होते हैं, चारों को मिला के बोलते हैं कार्पोरा, और 4 का मतलब होता है क्वाड्रीजेमिना। कार्पोरा क्वाड्रीजेमिना इज द पार्ट ऑफ मिड ब्रेन बिकॉज इट इज प्रेजेंट एज द 4 लोब्स। हिंड ब्रेन में भी 3 भाग होते हैं, ये सेरिब्रम हेमिस्फीयर था बेटा, और ये सेरिबेलम है, और एक होता है पोन्स, ये ब्रेन के सभी भागों को जोड़ता है, इसलिए इसको ब्रिज भी कहते हैं। और ब्रेन का सबसे लास्ट भाग क्या कहलाता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्या कहलाता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये हमने ब्रेन को 3 भागों में स्प्लिट कर दिया है। चलिए सबसे पहले फंक्शन ऑफ पार्ट ऑफ ब्रेन देखते हैं। सेरिब्रम का क्या काम है? सेरिब्रम जो होता है इंटेलिजेंस को कंट्रोल करता है, यहीं से हमारी मेमोरी कंट्रोल होती है, यहीं से हम कोई भी चीज़ इमेजिनेट कर सकते हैं, यहीं से रीजनिंग, यहीं से जजमेंट, यहीं से विल पावर कंट्रोल होती है, यहीं से हम विल पावर को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया सेरिब्रम का काम। अब बेटा थैलमस, थैलमस क्या होता है? ये रिले सेंटर की तरह काम करता है। रिले सेंटर की तरह काम करता है मतलब इसका काम होता है रिसीव एंड ट्रांसमिट्स द जनरल सेंसेशन लाइक पेन, टच एंड टेम्परेचर। मतलब पेन को रिसीव करेगा, टच को रिसीव करेगा, टेम्परेचर को रिसीव करेगा, तो ये ठंडी को, गर्मी को, टेम्परेचर में आ जाएगा। हाइपोथैलेमस क्या होता है? ब्रेन के बेस पर, थैलमस के बेस पर होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया हाइपो मतलब नीचे, थैलमस मतलब थैलमस के नीचे। और यहाँ से थर्मो रेगुलेशन होगा, टेम्परेचर कंट्रोल होगा, ठीक है। यहीं पे हमको हंगर सेंटर होता है, यानी ईटिंग की इच्छा होगी। यहीं पे थर्स्ट सेंटर होता है, ड्रिंकिंग की इच्छा होगी। इवन यहाँ पर न्यूरोसिक्रेटरी सेल पाई जाती है जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट को कंट्रोल करती हैं, ठीक है। मिड ब्रेन, मिड ब्रेन जो होता है ये कोऑर्डिनेशन करता है, ये विजुअल रिफ्लेक्स और ऑडिटरी रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है। विजुअल रिफ्लेक्स कैसे होता है? जैसे मान लो किसी ने क्रिकेट में छक्का मारा, अब जहां जहां बॉल गई है आपका हेड और आई बॉल बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड है। आप देखिएगा जैसे जैसे मेरा हेड घूम रहा है वैसे 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 मेरा आई बॉल भी घूम रहा है, ये देखिए बिल्कुल कांस्टेंट है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। और ऑडिटरी रिफ्लेक्स क्या होता है? मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, कोई आए और अचानक से पीछे से मेरे कान में एकदम चिल्ला दे तो मैं चौंक जाऊंगा, तो ये ऑडिटरी रिफ्लेक्स हो गया। सेरिबेलम क्या होता है? सेरिबेलम हमारे पोस्चर को मेंटेन करता है, यानी हम सीधे खड़े हैं तो इस समय जो बैलेंस कर रहा है बॉडी को, पोस्चर को जो बैलेंस कर रहा है, ये है सेरिबेलम। और सेरिबेलम जो होता है ये बॉडी को इक्विलिब्रियम में भी बनाए रखता है, तो यानी पोस्चर को भी मेंटेन कर रहा है और बॉडी को इक्विलिब्रियम में भी रख रहा है। और इसका मतलब ये कोऑर्डिनेशन कर रहा है वॉलेंटरी मूवमेंट को, वॉलेंटरी मूवमेंट को भी कोऑर्डिनेट करता है। पोन्स क्या होता है? पोन्स जो होता है ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को आपस में जोड़ देता है, तो लिखा है रिले इंपल्स बिटवीन मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड सेरिब्रम हेमिस्फीयर। ये ब्रेन के डिफरेंट पार्ट को जोड़ दे रहा है, तभी तो ये रिले की तरह काम कर रहा है, यानी किसके किसके बीच? मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिब्रम हेमिस्फीयर एंड बिटवीन द हेमिस्फीयर ऑफ सेरिब्रम एंड सेरिबेलम। मतलब सीधी भाषा में बोलिए कि सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा सबको आपस में जोड़ दे रहा है, इसीलिए इसको ब्रिज कहना चाहिए। इसीलिए इसको क्या कहना चाहिए? ब्रिज। और ये क्या करता है? ये ब्रीदिंग रेट को घटा या बढ़ा भी सकता है, ब्रीदिंग रेट को घटा या बढ़ा भी सकता है, इसलिए लिखा हुआ है ऑल्सो रेगुलेट द ब्रीदिंग। और इसी को ब्रिज भी कहते हैं क्योंकि ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को जोड़ रहा है। मेडुला ऑब्लोंगेटा यहाँ पे हार्ट कंट्रोल, हार्ट बीट कंट्रोल सेंटर होता है, यानी कार्डियोवैस्कुलर सेंटर होता है, ब्रीदिंग सेंटर होता है यहीं पे, ठीक है, ब्रीदिंग सेंटर होता है। उसके अलावा स्वोलिंग सेंटर होता है, सलाइवेशन का सेंटर होता है, स्नीजिंग सेंटर होता है, वॉमिटिंग सेंटर होता है, कफिंग सेंटर होता है, मतलब खांसने का सेंटर, छींकने का सेंटर, निगलने का सेंटर, सांस लेने का सेंटर, हार्ट बीट को कंट्रोल करने का सेंटर, सारे सेंटर यहाँ होते हैं। इवन वॉमिटिंग सेंटर यानी उल्टी करने का जो सेंटर होता है वो भी यही होता है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? ये अपने आप होने वाला ऑटोनॉमस और मैकेनिकल रिस्पॉन्स होता है, जिससे क्या होगा? जिसमें
ये या तो स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे होगा या तो फिर ब्रेन के लेवल पे होगा, लेकिन जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, मतलब बिना सोचे समझे कोई भी प्रक्रिया हो जाए तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे पीछे से कोई आए और पिन चुभो दे तो मैं अचानक से बिल्कुल चौंक जाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिफ्लेक्स एक्शन। या गरम गरम वस्तु को अगर हम टच कर लें तो हाथ अचानक हट जाएगा, ठीक है। किसी ठंडी वस्तु को, बर्फ को पकड़े रहें, छूट जाएगा हाथ से, तो ये क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन। और रिफ्लेक्स एक्शन में रिफ्लेक्स आर्क तैयार हो जाता है। सबसे पहले रिसेप्टर, जैसे हाथ में बर्फ पकड़ा तो ये रिसेप्टर ने रिसीव किया, फिर उसके बाद सोच के देखो, यहां से सेंसरी नर्व या एफरेंट नर्व ब्रेन को ले जाएगी या स्पाइनल कॉर्ड को ले जाएगी, यानी कि अब हो जाएगा एफरेंट न्यूरॉन या सेंसरी न्यूरॉन। फिर क्या हो जाएगा, सेंसरी और मोटर के बीच में इफरेंट न्यूरॉन होता है। देखिए अब क्या होगा, अब जो ब्रेन ने या स्पाइनल कॉर्ड में रिस्पांस दिया वो एफरेंट नर्व द्वारा या मोटर नर्व द्वारा वापस आएगा, और फिर कहीं ना कहीं तो आएगा, मसल्स में आएगा, ग्लैंड में आएगा, उसको इफेक्टर ऑर्गन कहते हैं, तो इफेक्टर ऑर्गन तक आ जाएगा। तो देखिए एक बार शुरू से, संवेदना दी गई, रिसेप्टर ने रिसीव करी, सेंसरी नर्व इसको लेकर के स्पाइनल कॉर्ड तक चली आई, स्पाइनल कॉर्ड से फिर मोटर नर्व लेके वापस आएगी रिस्पांस को, फिर इफेक्टर ऑर्गन तक आएगी और ये रिस्पांस दिखने लगेगा। यानी कि गर्म वस्तु जब टच किए तो रिसेप्टर ने रिसीव किया, सेंसरी नर्व लेके गई, स्पाइनल कॉर्ड ने ऑर्डर दिया, मोटर नर्व वापस लेके आई, मसल्स खिंच गई पीछे, यानी कि रिस्पांस हो गया। ऑर्गन फॉर साइट आई, ठीक है, यानी कि देखने वाला ऑर्गन आई होता है। तो देखिए सबसे पहले इसमें 3 लेयर होती है, एक्सटर्नल, मिडिल और इंटरनल। एक्सटर्नल लेयर में स्क्लेरा और कॉर्निया आएगी। स्क्लेरा को व्हाइट ऑफ द आईबॉल भी बोलते हैं, और ये आंखों का शेप मेंटेन करती है और उसको प्रोटेक्ट भी करती है। और कॉर्निया आगे का ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, स्क्लेरा का ही आगे का ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, जो कि 1/6 होता है, ये होता है 5/6 व्हाइट ऑफ द आईबॉल, ठीक है। और ये पोर्शन जो होता है, यहीं से लाइट एंटर करती है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है तो लाइट यहीं से एंटर कर सकती है। आपने देखा होगा आंखें ऐसी होती है, ये व्हाइट है, और ये होता है ये छोटा सा ये ट्रांसपेरेंट पार्ट, तो यहीं से लाइट एंटर करती है। फिर मिडिल पार्ट में होता है कोराइड, सीलरी बॉडी और आइरिस। तो कोराइड क्या होती है, कोराइड जो होती है एब्जॉर्ब लाइट एंड प्रिवेंट लाइट फ्रॉम बीइंग रिफ्लेक्ट विद इन द आईबॉल। कोराइड का काम होता है लाइट को एब्जॉर्ब करना, और जो लाइट इधर उधर बिखर रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, उसको रोक लेना। सीलरी बॉडी क्या होती है, होल्ड लेंस, रेगुलेट शेप ऑफ द लेंस। तो होल्ड लेंस और रेगुलेट शेप ऑफ द लेंस, ये लेंस के शेप को मेंटेन करती है और लेंस को होल्ड भी करती है सस्पेंसरी लिगामेंट द्वारा। और आइरिस होता है, आपने देखा होगा यहाँ छोटा सा होल होता है, यहाँ से ऐसे ऐसे लाइनिंग्स होती है, ये दिख रहा होता है ये लाइनिंग, तो यही कहलाता है आइरिस। ये आंखों का विजुअल पोर्शन आइरिस कहलाता है, और आइरिस के बीच का जो गैप होता है वो प्यूपिल कहलाता है। और आइरिस की मसल ही प्यूपिल के डायमीटर को घटाती है बढ़ाती है। इसका मतलब लाइट की जो मात्रा रियली में कंट्रोल कर रहा है वो है प्यूपिल, और प्यूपिल को कंट्रोल कौन कर रहा है, आइरिस की मसल। तो ये देखिए आइरिस क्या होता है, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग, ठीक है। और इनर पार्ट को रेटिना बोलते हैं। रेटिना डिम लाइट में भी देखने में मदद करता है और कलरफुल विजन में भी मदद करता है, यानी ब्राइट लाइट में। और ये क्या करता है, ये ऑप्टिकल नर्व द्वारा ये इंपल्स भेज देता है ब्रेन को, और ब्रेन क्या करता है, इसको कोड डिकोड कर लेता है कि हमने क्या देखा, किस कलर का देखा। हियरिंग ऑर्गन को ईयर कहते हैं, इसमें भी 3 भाग है, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर। बाहर की तरफ ईयर पिन्ना है और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है। या तो पहला हो गया पिन्ना, ये साउंड वेव को रिसीव करता है। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल ये क्या करता है, ये ईयर ड्रम की तरफ साउंड को ले जाता है, ईयर ड्रम की तरफ साउंड को ले जाता है। और ईयर वैक्स प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फॉरेन बॉडी, ये क्या करता है, यहाँ पर ईयर वैक्स भी होती है जो फॉरेन बॉडी को अंदर जाने से रोकता है। मिडिल ईयर में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को कान का पर्दा भी बोलते हैं, और ये रेजोनेटर की तरह काम करता है। ये रिप्रोड्यूस कर देता है वाइब्रेशन ऑफ साउंड को, यानी बार बार वाइब्रेट करता है ताकि साउंड बहुत अच्छे से आ सके। ईयर ऑसिकल्स कान की छोटी छोटी हड्डियां होती है जो कि इंपल्स को इंटरनल ईयर तक ले जाता है, और इनके 3 नाम होते हैं, मैलियस, इनकस और स्टेपीज। मैलियस, इनकस और स्टेपीज, ठीक है, मैलियस, इनकस और स्टेपीज। यूस्टेकियन कैनाल क्या होती है, जो मिडिल ईयर से जोड़ती है फेरिंग्स को, और इसका काम होता है कान के पर्दे के दोनों तरफ का प्रेशर इक्वलाइज करना, कान के पर्दे के दोनों तरफ का प्रेशर इक्वलाइज कर देना। इंटरनल ईयर में कॉक्लिया आएगा जो स्प्रिंग जैसा होता है, और ये हीरिंग ऑर्गन होता है। वेस्टिबुलर एपरेटस आता है जो बैलेंसिंग ऑर्गन होता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो इस प्रकार हमारा ये नर्वस सिस्टम और सेंसरी सिस्टम भी थोड़ा सा क्लियर हो गया, ठीक है बेटा। फिर हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं वीडियो में, बायोलॉजी इन 1 शॉट। तब तक ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, लगे रहिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए, ठीक है बेटा।